नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड दौरा। हरिद्वार में भागीरथी पर्यटक आवास गृह का किया लोकार्पण। 43 करोड़ 27 लाख से निर्मित 100 कक्षों की दी सौगात। सीएम धामी रहे उपस्थित। बिजनौर के चांदपुर में गंगा नदी में नहाने के दौरान हादसा। नदी में डूबे 4 युवक, 3 की मौत, एक को स्थानीय गोताखोरों ने बचाया। यूपी के बदायूं में तूफान ने मचाई तबाही। आफत की आंधी से 5 की मौत, कई घायल। अलापुर और कुतरई में मचा कोहराम। लखनऊ में कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। अमौसी एयरपोर्ट पर यात्री से 1.5 किलो से ज्यादा सोना बरामद। 82 लाख रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है सोने की कीमत। फतेहपुर के हथगांव में गौ तस्करों से मुठभेड़। पुलिस की गोली से हिस्ट्री शीटर रिजवान घायल। पुलिस ने किया गिरफ्तार, एक बदमाश फरार। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलकनंदा घाट के किनारे बने यूपी पर्यटन विभाग के नए होटल भागीरथी पर्यटक आवास का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि अलकनंदा घाट पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से भागीरथी पर्यटक आवास का निर्माण कराया गया है। समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत कई संत उपस्थित रहे। इस दौरान यूपी टूरिज्म के पुराने होटल अलकनंदा को उत्तराखंड पर्यटन निगम के हवाले किया गया। पहाड़ी शैली से बनाए गए भागीरथी होटल में 100 कमरों में 12 वीआईपी और 88 लग्जरी रूम्स हैं। भागीरथी पर्यटक आवास गृह ये लगभग 3000 वर्ग मीटर में फैला है। गुड्डू जी, आपके आज का कार्यक्रम आपके सामने हमारे मंच पर अभी जिन महानुभावों का उद्बोधन आप सबको सुनने को मिला है उससे बहुत स्पष्ट हो चुका है। उत्तराखंड बनने के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में संपत्ति विवाद चला आ रहा था और 21 वर्षों से यह मामला जब आपसी सहमति और संवाद से नहीं सुलझ पाया तो ये न्यायालय में चला गया और न्यायालय में जाने के बाद अनसुलझा हो गया। 2017 में जब मुझे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया और उसी समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में बनी, एक मामला सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तीखी टिप्पणी की थी। मुश्किल से सरकार बने हुए 1 सप्ताह हुए थे, इस समय तीखी टिप्पणी हुई थी। तो मैंने अपने उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों से पूछा, मैंने कभी ये न्यायालय को, माननीय न्यायालय को इसमें इतनी तीखी टिप्पणी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या हम इसका समाधान बैठ करके नहीं कर सकते थे? लेकिन जो अक्सर नौकरशाही की प्रवृत्ति होती है टाल मटोल करने की, और उसके कुछ समय के बाद मेरे पास उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी फोन आया कि हम लोग इस मुद्दे पर बैठना चाहते हैं। मैंने कहा भी हम बैठ करके इसका समाधान हम भी चाहते हैं और मैं आज धन्यवाद भी दूंगा और बधाई भी दूंगा श्री पुष्कर सिंह धामी जी को और उनकी पूरी टीम को कि यहां पर अलकनंदा उत्तराखंड सरकार को प्राप्त हो गया है और उत्तर प्रदेश को भागीरथी मिल गई है। मैं सबसे पहले तो आज जो ये इसकी शुरुआत तो बहुत दिनों पहले से चल रही थी, लेकिन आज जिसका लोकार्पण और जिस प्रकार से हमको ये हस्तांतरण दोनों एक साथ प्रक्रियाएं हुई हैं, उसके लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जितने सहृदयी होकर
और मैं आपको बताऊं कि ये जो उत्तराखंड बने हुए 22 साल होने को है, 22वें साल में हम प्रवेश कर गए हैं। और पिछले 22 सालों में पहले भी बहुत सारी सरकारें थी, जैसा आदरणीय सतपाल महाराज जी कह रहे थे, ट्रिपल इंजन। तो 3 इंजन, माने एक इंजन मोदी जी का, एक इंजन श्रद्धेय महाराज जी का, योगी जी का, और एक इंजन यहां उत्तराखंड का आप सब लोगों ने जो लगाया है, तीनों ने मिलकर वो काम किया है और उसके सूत्रधार बने हैं आदरणीय महाराज जी। और मैं उनके पास जब गया तो मेरे मन में बड़ा संशय था, क्योंकि हर बार जो हमारे व्यवस्था को चलाने वाले जो अधिकारीगण हैं, वो कई बार, ये कार्यक्रम काफी दिनों से चल रहा था और मुझे लग रहा था कि चुनाव का भी वक्त है, अब महाराज जी भी कैसे करेंगे, अब कितना कर पाएंगे। और जब मैं आपके पास गया तो मैंने महाराज जी से, सवेरे आपने मुझे जलपान पर बुलाया था, तो जलपान करने के बाद 5 मिनट मैंने आपसे कहा कि महाराज जी, उत्तराखंड के अंदर भी चुनाव है, चुनाव यहां भी है। और आज अखबारों में सब जगह वहां छप गया है उत्तराखंड में, बंटवारे को लेकर आज बैठक होने वाली है। और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हर बार की तरह इस बार भी जो है लोग कहेंगे कि बैठक होती है, नतीजा कुछ निकलता नहीं है। तो महाराज जी का जैसा स्वभाव है, वो कम बोलते हैं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, केवल इशारा किया हाथ से कि आप बोलिए मत कुछ। अपने 2 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने वाराणसी में पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षात्मक बैठक ली और बनारस में हो रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। जितेंद्र प्रसाद ने बैठक के बाद बताया कि हमारा लक्ष्य है कि सभी कार्य समय से गुणवत्ता के साथ समाप्त हों, ताकि बनारस और प्रदेश को विश्व स्तरीय सुविधा मिल सके। जितेंद्र प्रसाद ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में शीश नवाया और उनसे आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने धाम प्रांगण में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा किए गए कार्यों को भी देखा और फेज 2 में हो रहे कार्यों को भी देखा और उन्हें गुणवत्ता के साथ समय पर खत्म करने का निर्देश दिया। बात समीक्षा की थी, जो जनप्रतिनिधियों से लेके कार्यकर्ता और आम जनमानस से संवाद किया बनारस की इस पावन धरती पर। और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि विभाग द्वारा जो यहाँ कार्य हो रहा है उसको और गति दी जाए। बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं और आज तो बाबा भोलेनाथ के दर्शन भी हुए और वहाँ सौभाग्य है कि हमारे विभाग पीडब्ल्यूडी का उसमें कार्य रहा है। और यहाँ तमाम सेतु, रेलवे ओवरब्रिज, चौड़ी सड़कों का निर्माण, बनारस के देहात की सड़कें, तमाम एक एक योजना पे विस्तार से चर्चा हुई है और जो समस्याएं हैं उसके निदान के लिए निर्देश दिए गए हैं। आगे की जो योजनाएं हैं वो बनारस की जनता के लिए सुविधा और कैसी लाई जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के ध्यान रखते हुए उस पर भी चर्चा की गई है। और जहां कमियां होंगी वहां मैंने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा और जहां ढिलाई है और विलम्ब हो रहा है प्रोजेक्ट्स में, उनमें तेज़ी लाई जाए ताकि जो टाइम निर्धारित है उस पर सब काम पूर्ण हो जाए। धन्यवाद। ग्रामीण सड़कों की स्थिति काफी खराब है। एक सवाल विभाग से जुड़ा हुआ। पिछले साल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे प्लास्टिक से सड़कों का निर्माण कराया जा रहा था। बड़ा गांव ये ब्लॉक में शुरू भी हुआ था, क्या इस वर्ष भी इस पे चालू होगा? अब आपको पता है पायलट प्रोजेक्ट कौन सा वाला है, अभी हम पता करेंगे क्या है। जो भी होगा मैंने बताया, टेक्नोलॉजी, नई योजनाएं, नए प्रयोग, मगर वो सब ये एक चीज़ ध्यान रखी जाएगी कि गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ बनारस और उत्तर प्रदेश की जनता को दी जाए। धन्यवाद। खबर यूपी के बस्ती से है, जहां एक लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया और गांव के ही 3 युवकों पर बलात्कार का आरोप लगाया गया है। मामला धौली थाना क्षेत्र का है, जहां तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई और मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी, उन्होंने गैंगरेप में शामिल तीनों युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। थाना रुधौली क्षेत्र में रहने वाली एक पीड़िता के द्वारा 112 नंबर पर फ़ोन किया गया कि उसके साथ जब गांव के बाहर वो शौच करने गई थी तो गांव के रहने वाले 3 लड़कों के द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया।
इस सूचना पर तत्काल थाना रुधौली की पुलिस मौके पर पहुंची और हम उच्चाधिकारीगण भी मौके पर पहुंचे। लड़की की तहरीर के आधार पर तत्काल 376D का अभियोग पंजीकृत किया गया और जो 3 अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई। उन तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इनसे जांच की जा रही है। लड़की का 161 का बयान हो गया जिसमें उसने अपने साथ हुई घटना को तस्दीक किया है। बयानों के आधार पर इन तीनों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। इस पूरे प्रकरण की सभी पहलुओं पर नज़र रखते हुए इनकी जांच की जा रही है। मौके पर सभी उच्चाधिकारीगण भी मौजूद हैं। मौके पर शांति व्यवस्था कायम। कानपुर शहर के सरकारी अस्पतालों के हालात ठीक नहीं हुए हैं। आए दिन मरीज इलाज के अभाव से अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। शहर के अस्पतालों में घायल मरीजों को स्ट्रेचर तक नहीं मिल रहा है। ऐसे ही आलम रोजाना देखने को मिलते हैं। ताजा मामला उर्सला अस्पताल के इमरजेंसी में देखने को मिला, जहां एक मां अपने बेहोश बच्चे को गोद में लेकर एक वार्ड से दूसरे वार्ड में लेकर डॉक्टर्स के चक्कर लगाती हुई दिखाई दी, लेकिन न तो उस महिला को डॉक्टर मिला न ही स्ट्रेचर। यही हकीकत है शहर के अस्पतालों की। खबर लखनऊ से है, जहां कस्टम विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अमौसी एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए यात्री से 1 किलो 575 ग्राम से ज्यादा सोना बरामद किया गया है। दमाम से लखनऊ आई फ्लाइट से पहुंचे यात्री की व्यक्तिगत तलाशी के दौरान सोना मिला, जिसकी कीमत 82 लाख रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है। फिलहाल पुलिस ने सोने को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी के बदायूं में आई तेज आंधी 2 जिंदगियां अपने साथ उड़ा कर ले गई। पहला हादसा अलापुर थाना क्षेत्र के गांव अठर्रा कुनिया में हुआ, जहां रहने वाला 10 वर्षीय पंकज बाग में आम बीनने के लिए गया था। आंधी के दौरान आम का पेड़ उस पर गिर गया। इस हादसे में पंकज की मृत्यु हो गई, जबकि इसी इलाके के कुतरई गांव में दीवार आ गिरी, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। बिजनौर के थाना चांदपुर क्षेत्र में गंगा नदी में नहाने गए 4 युवक गंगा नदी में डूब गए, जिसमें 3 की मौत हो गई, तो वहीं एक युवक को बमुश्किल स्थानीय गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला गया। इस दौरान मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और प्रशासनिक अधिकारी भी घटनास्थल पहुंचे, तो वहीं घटना से युवकों के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। एक्चुअली जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि कल ईद का त्यौहार था, सभी लोग खुशियां मना रहे थे, तो ये हमारे गांव के कुछ बच्चे इधर हस्तिनापुर पुल पे सैर करने के मूड से आए, एंजॉय करने के मूड से आए। अब यहाँ पुल के पास में जो गंगा नदी हमारी चलती है, तो वहाँ इनका नहाने का मन हुआ, ये लोग नहाने लग गए। अब उसमें से नहाते नहाते कुछ बच्चों के साथ जो है ये 3 लड़कों के साथ ये हुआ कि कोई उसमें बीच में पानी में फंस गए ये लोग, और तब से ये करीब 11:30 या 12 बजे के आसपास का मामला है। उस वक्त से अभी तक उन बच्चों का नहीं पता है कहाँ है। प्रशासन काफ़ी मदद कर रहा है इसमें। डीएम मेरठ साहब से बात हो गई है, एसडीएम चांदपुर यहाँ मौजूद हैं और तमाम प्रशासन के लोग हैं, तो कोशिश चल रही है। अभी कुछ भी मालूमात नहीं हुआ है कि वो बच्चे कहाँ हैं, किस हाल में हैं, कहाँ हैं, कोई जानकारी नहीं, आगे हैं या पीछे हैं। ये कितने लोग थे टोटल सारे? टोटल तो करीब ये 9-10 लोग थे, और ये 2 ग्रुप में थे ये लोग एक्चुअली। 3-4 इसमें से 4 लड़के जो थे वो नहाने के लिए उतरे थे। एक बच्चा उसमें से सेफ है, वो ठीक है, बच गया, लेकिन 3 लड़के अभी लापता हैं। खबर यूपी के फतेहपुर से है, जहां हथगांव थाना क्षेत्र में गौकसी की सूचना पर पुलिस और एसओजी टीम मौके पर पहुंची, जहां गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान हिस्ट्री शीटर रिजवान के पैर में गोली लगने से वो घायल हुआ, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती करवाया। वहां उसका एक साथी फैयाज अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में कामयाब हुआ। आपको बता दें कि रिजवान गौकशी के 29 मुकदमों में फरार चल रहा था। जालौन की साइबर क्राइम सेल और उरई कोतवाली पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कामयाबी हासिल की। टीम ने संयुक्त ऑपरेशन के दौरान 2 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जो वाहन स्वामियों के साथ ठगी करते हुए फर्जी तरीके से बीमा प्रमाण पत्र की कॉपियां बनाकर देते और उनसे रुपए वसूलते थे। मामले का खुलासा करते हुए जालौन के पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने
बताया कि उनके पास से एक मॉनिटर, एक सीपीयू, एक कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, 3 एंड्रॉइड फोन, 845 रुपए नगद और एक डायरी, बीमा प्रमाण पत्र की प्रतियां भी बरामद की गई हैं। देखिए, जनपद की साइबर सेल ने एक गुड वर्क किया है जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है उरई कोतवाली क्षेत्र से। ये दोनों व्यक्ति, एक का नाम अभय प्रताप सिंह है और एक दूसरा रवि कुमार पाल है। ये दोनों व्यक्ति जो पकड़े गए हैं उनका अपराध ये है कि ये लोग फर्जी वाहनों का बीमा प्रपत्र बनाते थे। उसमें ऊपर में लोग जो लेटर बनाते थे, बीमा वाला कागज जो जारी करते थे, उसमें गाड़ी की जो गाड़ी का नंबर है और नाम ऊपर में सही रखते थे, नीचे 2 व्हीलर की जगह 4 व्हीलर कर देते थे, 4 व्हीलर की जगह 2 व्हीलर करके ऐसे ये इंश्योरेंस की भी चोरी करते थे और जो वाहन स्वामी है उनको भी गुमराह करके अवैध धन अर्जन करते थे। तो इसी में प्रार्थना पत्र साइबर सेल में प्राप्त हुआ था, उसको पूरा ट्रैक करके डेवलप करके साइबर सेल के द्वारा इन दोनों फ्रॉड लोगों को पकड़ा गया है और इनके पास से एक जो कंप्यूटर का मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर इत्यादि और एंड्रॉयड मोबाइल और बीमा की अन्य प्रतियां भी प्राप्त की हैं जो ये लोग फ्रॉड में इस्तेमाल करते थे। ये खास करके HDFC एर्गो के ऐप के माध्यम से इस तरह का फ्रॉड किया। खबर झांसी से है, जहां ललितपुर में गैंगरेप के पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के बाद सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून और संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने कानून व्यवस्था के नाम पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि ये सरकार आम जनता की समस्याओं को दूर करने की बजाय उनके लिए और ज्यादा समस्याएं पैदा कर रही है। मस्जिद से इतने लाउडस्पीकर हटा दिए, मंदिर से इतने हटा दिए। अरे बीजेपी वालों, किसको धोखा दे रहे हो? वोट तो आपने इस बात पे मांगा था कि मस्जिद पे हम लाउडस्पीकर हटा देंगे। ये आप सेकुलर फैब्रिक कब से पहन लिए? ये इसीलिए कर रहे हैं लाउडस्पीकर वाली बात क्योंकि इन्हें जवाब ना देना पड़े महंगाई का, इन्हें जवाब ना देना पड़े नौकरी और रोजगार का, और इन्हें जवाब ना देना पड़े कि बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर बनना था। मैं मुख्यमंत्री जी की बात को कहता हूं कि बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से यहां पर भारतीय सेना के लिए तोप का निर्माण करेंगे, फाइटर विमान का निर्माण करेंगे। बीजेपी के लोग तोप और फाइटर प्लेन बना रहे हैं और बीजेपी की दिल्ली की सरकार फाइटर प्लेन खरीदने की तैयारी कर। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं हरिद्वार और दिखाते हैं लाइव तस्वीरें स्पर्श गंगा स्वच्छता अभियान की। ऋषिकुल महाविद्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। महाराजगंज में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर सोनोली नगर पंचायत के समीप केवटलिया के पास 48 हेक्टेयर जमीन पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाने को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की मॉनिटरिंग कर रहे भारत सरकार में गृह प्राधिकरण चेयरमैन आदित्य मिश्रा उपस्थित रहे। इस दौरान जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार झा की उपस्थिति में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को जल्द ही शुरू करने की बात कही गई। चेयरमैन आदित्य ने बताया कि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाने का सरकार का मुख्य उद्देश्य बॉर्डर क्षेत्रों का डेवलपमेंट करना है। इस कार्य को करने में लगभग 2 से 3 साल का समय लगने की संभावना है। जमीन किसानों से उचित मुआवजा देकर अधिग्रहित कर ली गई है। चेक पोस्ट को लेकर किसान भी काफी खुश हैं।
देखिए आईसीपी का काम काफ़ी दिनों से प्रस्तावित है, आप लोगों को इसकी जानकारी तो होगी। ज़मीन उपलब्ध नहीं होने के कारण उसमें काफ़ी समय से ये स्थगित होता आ रहा था। तो अब ज़मीन जो है ये आपके डीएम महोदय के बहुत ही एक्टिव हस्तक्षेप से ये उपलब्ध हो गया है और हम कोशिश ये करेंगे कि जल्द से जल्द इसका कंस्ट्रक्शन काम शुरू हो जाए। और हम लोग जनरली 2 से 2.5 साल का टारगेट रहता है कि रेडी हो जाए। दूसरे साइड में जो नेपाल का आईसीपी है वो भी हमारे ही जो विदेश मंत्रालय उसके द्वारा फंडेड है, तो वो भी काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा काम शुरू हो तो वो भी अपना काम तेज़ी से आगे बढ़ाएं। तो दोनों आईसीपी बन जाएगा तो ये जो पूरा ट्रेड है वो बढ़ेगा भी और ये जो शहर को इसकी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।